अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट वीडियो में हमने पाकिस्तान स्टडीज़ का जो हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस रखे थे और उन 3 क्वेश्चंस के हमने आंसर्स किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि इंडिया में मुसलमान कैसे आए, जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री थी, नॉन मुस्लिम स्टेट था, वहाँ पे इंडिया वो मुस्लिम कैसे आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि मुस्लिम तो आगे, लेकिन वो वहाँ पे वो रूलर्स कैसे बने, ठीक है, वहाँ के हुक्मरान कैसे बने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था कि हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स कैसे आए और उन्होंने कैसे कॉलोनाइज किया और वहाँ पे उन्होंने कैसे रूलिंग की और वहाँ पे वो कैसे उन्होंने हुकूमत की, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो हमने फर्स्ट पाकिस्तान स्टडीज़ के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस करेंगे और उसके कॉजेज़ को हम डिस्कस करेंगे। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको पता है कि जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि इंडिया जो था रिच कंट्री था, रिच स्टेट था, क्योंकि प्रिंस स्टेट था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरमाया था, ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा था और रिसोर्सेज के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा रिच कंट्री था, ठीक है। तो दूसरे मुल्क के जो ट्रेडर्स थे, जो तिजारती लोग थे, वो वहाँ पे यहाँ पे आते थे और तिजारत करते थे, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स ने सुना इस स्टेट के बारे में, इंडिया के बारे में, कि ये यहाँ पे बड़ा सा बड़ा ट्रेड यहाँ पे होता है और यहाँ पे अच्छी से अच्छी तिजारत, मतलब जो लोग वहाँ पे आते हैं और बहुत ज़्यादा सरमाया है वहाँ पे, तो हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए और हमें भी वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और तिजारत करनी चाहिए। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, यहाँ पे अपने जब जहांगीर से एक मुआहदा करते हैं और यहाँ पे अपनी वो ईस्ट इंडिया कंपनी खोलते हैं, ठीक है। जहांगीर से जो एक मुग़ल राजा था, बादशाह था, और वहाँ से उन्होंने मुआहदा कर लिया और यहाँ पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोल ली, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम 2 फेसेस में डिवाइड करते हैं। एक फेस था जब वो आए थे और 1757 तक जो उनका पर्पस था, और वो उनका जो फेस था वो था ट्रेड पर्पस। वो ट्रेड पर्पस के लिए आए थे। 1757 तक उनका एक ही पर्पस था, वो था ट्रेड और तिजारत करना, ठीक है, पैसे कमाना, क्योंकि उनको कस्टमर और कंज्यूमर चाहिए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो तो सबसे इंडस्ट्रियलाइज बन चुका था और वो वहाँ पे अब यहाँ पे आए थे कस्टमर और कंज्यूमर लेने के लिए, ठीक है। तो 1757 के बाद इनका जो पर्पस था, इनका जो गोल था, वो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया और उनका जो मेन पर्पस हो गया वो अब क्या हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, पोजीशन हो गया, और वो फतह करना चाह रहे थे, कंकर करना चाह रहे थे। ये क्यों हुआ? जब उन्होंने एक बांग्लादेश के एरिया में उन्होंने एक वार लड़ी और ये उस वार में ये जीत गए, तब अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें जो है पूरे इंडिया को फतह करना है, पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारी रूलिंग होगी और हम यहाँ पे रूल करेंगे। तो इनका ये सेकंड फेज जो अब स्टार्ट होता है वो होता है 1757 के बाद, क्योंकि उनका जो पहला पर्पस था वो था सिर्फ ट्रेड। अब ट्रेड के पर्पस से हट के अब इनका जो पर्पस हो गया वो हो गया ऑक्यूपेशन, पोजीशन, या उनको इंडिया कंकर करना था, ठीक है। अब ये वार स्टार्ट होती है, ये वार होती क्यों है? पहली बात ये वार ये होती है क्योंकि जब ये इनका ज़्यादा कब्जा हो जाता है इंडिया पे, बहुत जो यहाँ पे रूलिंग करना शुरू कर देते हैं और लोग इनसे तंग आ जाते हैं, क्योंकि लोगों की आज़ादी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, राइट ऑफ इलेक्शन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मतलब बिल्कुल जो है ना ये मोहतात रहते हैं, किसके, मतलब मोहताज हो जाते हैं इसके ब्रिटिशर्स के, कुछ भी नहीं कर पाते, और जो ब्रिटिशर्स कहते हैं वही सिर्फ करते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसकी वजह से वो तंग आ गए इनसे, ब्रिटिशर्स से, और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक वार लड़ी जिसको इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, हिंदुस्तानी, और ब्रिटिशर्स जो हैं इसको जंग बगावत कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन कॉल्ड इट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और ब्रिटिशर्स को कहते हैं एक रिवोल्ट, एक जंग बगावत। अब रिवोल्ट क्यों होता है? रिवोल्ट तब होता है जब लोग एक हुक्मरान से या उस सल्तनत से या उस पॉलिटिशियन से तंग आ जाते हैं, या उस निज़ाम से तंग आ जाते हैं जो उनकी कंट्री में चल रहा है, ठीक है। वो निज़ाम को चेंज करना चाहते हैं, वो अपने लिए आज़ादी चाहते हैं, वो अपने लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे रिवोल्ट होता है, पूरे निज़ाम को चेंज करने के लिए या उस लीडर को हटाने के लिए जो इस रिवोल्ट को, जो उस सिस्टम को चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिवोल्ट तब होता है।
तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जब ये रिवोल्ट शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट है, ये बगावत है, क्योंकि ये हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, और जब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई जाता है तो उसको हम कहते हैं ये बागी हो गया, ये बगावत कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, स्टेट के अगेंस्ट जो होता है उसको बागी कहते हैं और बगावत हम कहते हैं उसको, ये बगावत कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जब ये चले गए हिंदुस्तानी इंडियन, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये हमारे अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, ये क्या है, जंग बगावत है। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या थे, सबसे पहले जो कॉज था वो ये था कि वो एक तो इक़्तिदार कायम करना चाह रहे थे, मतलब वो अपना इक़्तिदार बचाना चाह रहे थे। इंडियन जो थे, हिंदुस्तानी जो थे, वो अपना इक़्तिदार बचाना चाह रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो अपना इक़्तिदार बचाना चाह रहे थे, मतलब वो इक़्तिदार कायम करना चाह रहे थे। उनका क्या था, वो चाह रहे थे हम अपनी हुकूमत यहाँ पे कायम करें, अब हम जो है यहाँ पे एज अ रूलर बनकर यहाँ पे रहें इंडिया में। ठीक है, और वो इंडियन क्या चाह रहे थे, वो उनको हटाना चाह रहे थे, वो अपना इक़्तिदार बचाना चाह रहे थे, अपने स्टेट को बचाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये दो कॉजेस सबसे पहले। ठीक है, और दूसरे कॉजेस इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत थे। इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि आपको पता है कि भारत सबसे रिच स्टेट था उस वक्त का, तो सारा माल लूट के ब्रिटिशर्स ने अपने वहाँ पे बरतानिया में भेज दिया, और यहाँ पे बिल्कुल जो है कम पड़ गया, और यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा था, मतलब जो लोकल पब्लिक थी उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन जो इनके साथ थे ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब जो अच्छी अच्छी पोस्टें थी वो उनके पास थी ब्रिटिशर्स के पास, बाकी जो लो लेवल की जो पोस्टें थी वो उनके पास थी, इंडियन के पास। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया। सोशल की वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए ब्रिटिशर्स चाह रहे थे हम यहाँ पे रूल करें, और इंडियन चाह रहे थे ये यहाँ से चले जाएं और हमारी अपनी हुकूमत हो, हमारा देश है तो हमारी अपनी हुकूमत यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, रिलीजियस ये पहले तो हिंदू मुसलमान तो थे ये वहाँ पे, लेकिन जब ये आगे ब्रिटिशर्स तो ये यहाँ पे अपना मज़हब, अपने क्रिश्चियनिटी यहाँ पे स्प्रेड कर रहे थे लोगों में, मतलब लोगों को क्रिश्चियन कर रहे थे, और उन्होंने अपने प्रेस्ट यहाँ पे मंगवाए थे, पादरी जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे अपना वो मज़हब लोगों को दे रहे थे। ठीक है, और लास्ट जो था एक कैटरिज, एक ब्लेड आया था जो उन्होंने बनाया था, एक गन बनाई थी जो कि एक खिंजीर के गोश्त की और गाय की खाल की बनी हुई थी। ठीक है, खिंजीर जो है मुसलमानों के लिए हराम है, और गाय का गोश्त, गाय की जो वो खाल है वो गाय, तो लोगों उसके लिए नॉन मुस्लिम के लिए पाक है, मतलब वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उसको मानते हैं। तो ये जो ब्लेड बना था, कैटरिज बना था, उसका ये था कि उसको मुंह में डाल के उसको खोल के, ठीक है, फिर उसका जो बारूद है वो सारा किस में डाला जा रहा था, बंदूक में, फिर वो बंदूक चला रहे थे। ठीक है, तो ना मुसलमान उसको मुंह में डालना चाह रहा था, ना उसको हिंदू मुंह में डालना चाह रहा था। ठीक है, तो ये एक कॉज था जिसकी वजह से ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। ये सब मतलब ये कॉज थे। लास्ट जो कॉज था वो कैटरिज का कॉज था। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक यूनाइट हो जाते हैं और यहाँ पे इनके अगेंस्ट वार कर देते हैं, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, नाकाम क्यों हुई? एक तो लीडरशिप क्राइसिस, उनका कोई एक लीडर नहीं था। ठीक है, मतलब एक लीडर होता है जो उनको गाइड करता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कैसे वार लड़नी है, हमें ये पॉलिसी मतलब स्ट्रेटजी करनी चाहिए वो, लेकिन मतलब कोई भी ये सीन नहीं था, कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं थी, बस ये करके बस जो है ना उन्होंने जंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, लीडर मतलब उनका कोई नहीं था। अनऑर्गेनाइज मूवमेंट थी, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, मतलब कि हर एरिया में अलग अलग मूवमेंट चल रही थी, यूनाइट नहीं थे। बांग्लादेश में अलग चल रही है, पाकिस्तान के एरिया में अलग चल रही है, इंडिया के एरिया में अलग चल रही है, मतलब इन अलग अलग एरियाज़ में कोई ना कोई मूवमेंट चल रही है, लेकिन वो मूवमेंट यूनाइट नहीं है। कोई कब लड़ा है, तो इस वजह से ये अनसक्सेसफुल हो गई। ठीक है, और दूसरा करप्ट, वहाँ के जो हुक्मरान थे जो कि मुग़ल थे वो करप्ट थे, तो करप्शन की वजह से भी ये मतलब जो जहांगीर ने मुआहदा किया था ब्रिटिशर्स के साथ, वो आ गए पैसों के लालच में। उन्होंने कहा ठीक है, हमें भी पैसे मिलेंगे, आपका भी काम होता रहेगा, हमारा भी काम होता रहेगा, तो अब आप आ जाएं यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी खोलें और आप कर लें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुल गई और उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया। तो इनको तो पैसा मिल रहा था, करप्ट जो थे। ठीक है, और इनका तो मकसद ही यही था कि हमें तो मिल रहा है, बाकी जाए भाड़ में। तो ये इनका सीन था, तो इसकी वजह से ये नाकाम हो गया, क्या वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाकाम हो गई। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स मुकम्मल तौर पे यहाँ पे रूल करने लगे तो उन्होंने डिवाइड कर दिया इंडिया को दो हिस्सों में। ठीक है, एक हिस्सा ब्रिटिश इंडिया
दूसरा प्रिंस स्टेट। ब्रिटिश इंडिया में ये था, जो कॉन्स्टिट्यूट वो अंग्रेज़ जो ब्रिटिशर्स बना रहे थे वो सबको फॉलो करना पड़ा था। जो भी ब्रिटिश इंडिया में है वो सबको, चाहे कोई भी हो, सबको फॉलो करना पड़ता था और उस पर लागू किया जाता था। प्रिंस स्टेट में ये था, उन्होंने कहा कि आप अपने एरिया को खुद संभालें, जो प्रिंस थे वहाँ के, आप खुद संभालें। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आप पैसा कमाएंगे आप उसमें से हमें टैक्स देंगे, ब्रिटिशर्स ने उनको कहा था, ठीक है। और आपके एरिया में या आप जो है हमारे अगेंस्ट कोई भी बगावत नहीं करेंगे और कोई भी जंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये 2 शर्तें उन्होंने प्रिंस स्टेट के लिए रख दी, उन्होंने मान ली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक ब्रिटिश इंडिया में, दूसरा प्रिंस स्टेट में। अब ये जो मुकम्मल तौर पे रूलर्स बन गए इंडिया के, तो इनको गवर्नमेंट मतलब रूलिंग करने के लिए इनको एक सिस्टम चाहिए था, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए था जिसको ये इंडिया को चला सकें, एक अच्छी तरीके से चला सकें। तो ये सिस्टम के लिए कुछ जो ना एक्ट पास करवाते हैं गवर्नमेंट से, और वो कुछ एक्ट ये हैं कि 2 अगस्त को 1858 में एक पार्लियामेंट बिल पास करती है, जो कि जो भी पावर होती है कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ट्रांसफ़र की जाती है क्राउन को। क्राउन का मतलब वो उस वक्त की जो विक्टोरिया थी, जो क्राउन प्रिंसेस थी, उनको ट्रांसफ़र की जाती है पावर। मतलब अब ईस्ट इंडिया का कंपनी का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर दिया जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। अब कौन संभालेगा पूरे इंडिया को, वो संभालेगी विक्टोरिया, जो मलकाए एलिज़ाबेथ की, वो मलकाए विक्टोरिया जो थी उस वक्त, वो संभालेगी अब किसको, इंडिया को, ठीक है। इनडायरेक्टली वो संभालेगी। अब पहले तो इंडिया में वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सब कुछ करती थी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब वो वहाँ से संभालेंगी, ठीक है। तो ये पावर पूरी ख़त्म कर देगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। सेकंड, जो ऑनर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको परमानेंट वायसराय बना दिया गया किसका, इंडिया का, ठीक है। थर्ड ये था, काउंसिल बनाए गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। फोर्थ पॉइंट ये था, उन्होंने सेक्रेटरी, स्टेट का सेक्रेटरी बना दिया गया, ठीक है। वो भी मतलब बनाए गए सेक्रेटरी जो थे स्टेट के। और फिफ्थ जो पॉइंट उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो भी वार में शामिल हुए थे उनको आज़ाद कर दिया, लेकिन उनको आज़ाद नहीं किया जिन्होंने वहाँ पे वार में ब्रिटिशर्स को मारा था, ठीक है, जिन्होंने उनका कत्ल किया था, उनको आज़ाद नहीं किया। बाकी जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी दी गई, भाई अब जाओ, तुम जो भी चाहो कर सकते हो, तुम्हें कोई भी अब रोकथाम नहीं की जाएगी, मज़हबी आज़ादी आपको दी जाती है, आपको सोशली भी आज़ादी दी जाती है, आप जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उनको आज़ाद नहीं किया गया जिन्होंने उनको मारा था ब्रिटिशर्स को।